हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज भारतीय संविधान में हम लोग आपात उपबंध एवं वित्त आयोग के वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आपात उपबंध के वन लाइनर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? उत्तर है हृदयनाथ कुजूर ने। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? उत्तर है राज्यपाल की। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य किस प्रकार है? तो अब तक भारत में आपात उद्घोषणाओं का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो 3 बार किया गया है अनुच्छेद 352 का प्रयोग। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इस क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। पहली बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग कब किया गया था? तो पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई थी। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। आपात की पहली उद्घोषणा कब की गई थी? तो आपात की पहली उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी और आपात की दूसरी उद्घोषणा कब की गई थी? दिसंबर 1971 में की गई थी। पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। अगला है आपात की तीसरी उद्घोषणा। आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई थी। आपात की तीसरी उद्घोषणा 25 जून 1975 को की गई और यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई थी और कारण क्या था? आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। पहले आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। कारण था चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में की गई थी। उसका कारण था पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ दिया गया था। और आपात की तीसरी उद्घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी और इसका कारण था आंतरिक अशांति। और आपात की तीसरी उद्घोषणा को 21 मार्च 1977 को वापस ले लिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कब की जा सकती है? तो युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 की आपातकाल की घोषणा, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व
है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी घोषित नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह के अंतर्गत। संसद के द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह के अंतराल में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो उत्तर है पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपातकाल के प्रकार एवं उसके प्रभाव। तो आपातकाल के कितने प्रकार होते हैं भारतीय संविधान के अनुसार? तो आपातकाल के 3 प्रकार हैं, राष्ट्रीय आपात, राज्यों के आपात और वित्तीय आपात। जो कि वित्तीय आपात अभी तक वर्तमान में भारत में कभी भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है। चलिए इन्हें भी डिटेल से देख लेते हैं। आपातकाल के प्रकार, अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राज्यों का आपात है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया है। पहली बार कब किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरी बार दिसंबर 1971 में और तीसरी बार 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। दूसरा है अनुच्छेद 356 राज्यों के आपात। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। ये राज्यों के आपात की बात हो रही है। अनुच्छेद 356 में राज्यों का आपात है। तो राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्म स्वरूप ग्रहण कर लेती है। भारत की शासन प्रणाली एकात्म स्वरूप धारण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से भी अधिक बार किया जा चुका है। राष्ट्रीय आपात का प्रयोग केवल 3 बार किया गया है और राज्य आपात का प्रयोग, राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अगला है अनुच्छेद 360, जिसमें वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 360 में क्या है? तो वित्तीय आपात के बारे में दिया हुआ है। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। दूसरा है संघ एवं राज्यों के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है, जिसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है, जिसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। वित्तीय आपात का प्रयोग
अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। भारत में वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया है और राज्य आपात का राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है, किंतु वित्तीय आपात का प्रयोग भारत में अब तक नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वित्त आयोग के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो आइए इसके वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वित्त आयोग की संरचना। अध्यक्ष, सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है। सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, वित्तीय प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति और आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति वित्त आयोग के सदस्य होते हैं। पहला है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद भवन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। उत्तर क्या है? भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। भारत के वित्त आयोग। भारत में अब तक कितने वित्त आयोग बन चुके हैं, उनका गठन कब हुआ है और उनके अध्यक्ष के नाम है और अनुशंसा वर्ष है। तो आइए इन्हें भी देख लेते हैं। पहला है, गठन हुआ था 1951 में। अध्यक्ष का नाम था केसी नियोगी। भारत के वित्त आयोग का पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे और अनुशंसा वर्ष 1952 से 57 था। दूसरे वित्त आयोग का गठन 1956 में हुआ था। अध्यक्ष थे के संथानम और 1957 से 62 अनुशंसा वर्ष था। तीसरे वित्त आयोग का गठन 1960 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष ए के चंद्रा थे और जिसका अनुशंसा वर्ष था 1962 से 66। चौथे वित्त आयोग का गठन 1964 में हुआ था। डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार जिसके अध्यक्ष थे और 1966 से 69 जिसका अनुशंसा वर्ष था। पांचवें वित्त आयोग का गठन 1968 में हुआ था। अध्यक्ष का नाम महावीर त्यागी और इसका अनुशंसा वर्ष 1969 से 74 था। छठवां वित्त आयोग का गठन 1972 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष का नाम ब्रह्मानंद रेड्डी था और जिसका अनुशंसा वर्ष 1974 से 79 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां वित्त आयोग का गठन 1977 में हुआ था। अध्यक्ष जे.एम. सेलेट थे और जिसका अनुशंसा वर्ष था 1979 से 84। आठवां वित्त आयोग का गठन 1982 में हुआ, जिसके अध्यक्ष वाई.वी. चौहान थे। 1984 से 1989 अनुशंसा वर्ष था। नौवें वित्त आयोग का गठन 1987 में किया गया, जिसके अध्यक्ष N.K.P. साल्वे थे और जिसका अनुशंसा वर्ष 1989 से 95 था। 10वें वित्त आयोग का गठन 1992 में किया गया, जिसके अध्यक्ष के.सी. पंत और इसका अनुशंसा वर्ष था 1995 से 2000। 11वें वित्त आयोग का गठन 1998 में किया गया, जिनके अध्यक्ष का नाम था प्रोफेसर A.M. खुसरो और इनका अनुशंसा वर्ष था 2000 से 2005। 12वें वित्त आयोग का गठन 2002 में किया गया था। डॉक्टर सी रंगराजन इसके अध्यक्ष थे और अनुशंसा वर्ष 2005 से 2010 का था। 13वें वित्त आयोग का गठन 2007 में किया गया। डॉक्टर विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे और 2010 से 2015 अनुशंसा वर्ष था। 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में किया गया था। डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी जिसके अध्यक्ष थे और 2015 से 20 के बीच इनका अनुशंसा वर्ष था। 15वां वित्त आयोग जिसका गठन 2017 में किया गया था। अध्यक्ष N.K. सिंह थे। 2020 से 21 और 21 से 26 के बीच में इनका कार्यकाल है। 16वें वित्त आयोग का गठन 2023 में किया गया। अरविंद पनगड़िया
पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं और 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष तक इनका अनुशंसा वर्ष रहेगा। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अरविंद पनगड़िया कर रहे हैं और 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए सिफारिशें देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? उत्तर है वित्त आयोग की। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? उत्तर है वित्त आयोग की। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र तथा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना होता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? वित्त आयोग के द्वारा। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? वित्त आयोग के द्वारा। अगला है, केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? उत्तर है वित्त आयोग। केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? उत्तर है वित्त आयोग। आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। फिर से पढ़ते हैं। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। अगला है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? उत्तर है वित्त आयोग। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान कौन विनियमित करता है? वित्त आयोग विनियमित करता है। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया गया है? उत्तर है 41%। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया गया है? 41%। वर्ष 2021-26 के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मानदंडों में कौन से 2 नए मानदंड शामिल किए गए हैं? जनसांख्यिकी प्रदर्शन एवं कराधान प्रयास। फिर से पढ़ते हैं। वर्ष 2021-26 के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मानदंडों में कौन से 2 नए मानदंड शामिल किए गए हैं? जनसांख्यिकी प्रदर्शन एवं कराधान प्रयास। नेक्स्ट है, ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था और इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था और इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।